जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। आंसर करेंगे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन डी अजीजुद्दीन। तो आंसर करेंगे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। आपको हिंट्स दे रहे हैं। काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था आप बताएंगे। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था या काकोरी कांड कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए काकोरी कांड कब हुआ था डेट के साथ। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को लूट लिया गया था। इसी संबंध में भारत के बहुत सारे देशभक्त लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक थे अशफाक उल्लाह खां। तो याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। अशफाक उल्लाह खां। और इनको क्यों फांसी दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के कारण। ठीक है, तो याद रखना है काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां जी, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी और बहुत सारे लोगों को आजीवन कारावास का सजा दिया गया था। और इस काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड हुआ था, इसमें से फरार कौन हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, वो फरार हो गए थे। बाकी बहुत सारे लोगों को सजा मिला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था और काकोरी ट्रेन डकैती के कारण अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी दी गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। अशफाक उल्लाह खां याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लास को एक बार शेयर करें। अगला सवाल, शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आंसर करेंगे शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। तो याद रखना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से नहीं जुड़े थे। इसका मतलब वो उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। तो आप जानते हैं कि नरमपंथी को उदारवादी भी कहा जाता है। कांग्रेस में शुरू का जो पहला चरण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो उदारवादी चरण था। आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो कांग्रेस का जो पहला जो चरण था उसमें उदारवादी विचारधारा के नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के नेता थे। फिरोज शाह मेहता उदारवादी विचारधारा के नेता थे। लेकिन लाला लाजपत राय
उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो प्राथमिक चरण था वो उदारवादी नेताओं से भरा हुआ था। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रमुख थे। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा उग्रवादी विचारधारा, तो याद रखना है उग्रवादी विचारधारा के कुछ प्रमुख व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, आप जानते हैं लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो एक्सट्रीमिस्ट थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय याद रखिएगा उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? आंसर करेंगे पंजाब केसरी का उपाधि किनको दिया गया था? तो आप जानते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उन क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों का नाम दीजिए जो 1925 के बाद सक्रिय रहे। आपको बताना है उस क्रांतिकारी का नाम जो 1925 ईस्वी के बाद सक्रिय रहे। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो आंसर करेंगे उस क्रांतिकारी का आपको नाम बताना है जो 1925 ईस्वी के बाद सक्रिय रहे। देखिए आपको पता है 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, जिसके कारण 4 लोगों को फांसी मिला था। अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी की सजा दी गई थी, आप जानते हैं। ठीक है। तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए फांसी मिल गया था अशफाक उल्लाह खां जी को। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी फांसी हो गया था, फांसी का सजा हो गया था। तो इन दोनों का तो समझ में आ रहा है शहीद हो गए थे। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी शहीद हो गए थे। ठीक है। तो जिंदा कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। समझ में आया? तो याद रखना है 1925 ईस्वी के बाद बटुकेश्वर दत्त सक्रिय रहे थे। ठीक है। समझ में आया? तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? उस क्रांतिकारी का आपको नाम बताना है जो 1925 ईस्वी के बाद सक्रिय रहे। तो 1925 ईस्वी के बाद सक्रिय रहे थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। और 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के कारण अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। और बहुत सारे देशभक्त जो थे उसमें शामिल, उनको आजीवन कारावास का सजा दिया गया था, याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब बटुकेश्वर दत्त से सवाल क्या पूछेगा? तो आप जानते होंगे लाहौर षड्यंत्र केस, आपको याद होगा लाहौर षड्यंत्र केस जो है, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ऊपर केस चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड से जुड़े थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा। ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? मतलब लाल बाल और पाल ये जो त्रिगुट था, ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं इन तीनों में से जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? ठीक है। तो आप बताएं लाल बाल पाल में से कौन ऐसे व्यक्ति हुए जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो याद रखना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब किए थे वो? तो वो आपको बताना है। तो याद रखना 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा 1920 का विशेष अधिवेशन। तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 का विशेष अधिवेशन कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। तो याद रखिएगा 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1920 ईस्वी में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, जहां पर लाला लाजपत राय जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। तो लाल बाल पाल तीनों व्यक्ति में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। बाकी आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। विपिन चंद्र पॉल जी भी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। समझ में आया? ये दोनों नहीं बने, कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, याद रखिएगा। अब यहां से आपको क्या याद रखना है? 1920 का एक और 1920 में अधिवेशन होता है, उसको भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि
ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। 1920 का नागपुर अधिवेशन आपसे पूछेगा, 1920 का नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1920 का नागपुर अधिवेशन, तो याद रखना है 1920 का नागपुर अधिवेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1920 का नागपुर अधिवेशन सी विजय राघवाचारियार, ठीक है, सी विजय राघवाचारियार, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 1920 का नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारियार जी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया? लाल बाल और पाल त्रिगुट में कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा से जुड़े थे, यानी इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट थे? तो आप जानते हैं कि कांग्रेस जो था उसका प्रारंभिक चरण जो था वो उदारवादी विचारधारा का था, लेकिन बाद में उग्रवादी विचारधारा के देशभक्त हुए कांग्रेस पार्टी में, एक्सट्रीमिस्ट हुए। क्योंकि आपको पता होगा कि उदारवादी का जो कार्य प्रणाली था वो क्या था। आप जानते हैं कि उदारवादी जो थे वो अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे और इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता था। लेकिन होता क्या था कि अंग्रेज जो है उदारवादियों के विचार से, या अंग्रेज जो है उदारवादियों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसके वजह से सुधार बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था, ठीक है। इसी के कारण बाद में जाके उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ, और उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हुए, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, समझ में आ रहा है? याद रखिएगा वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा से जुड़े थे, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। उनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग तैयार कर सकता है। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, आपको पता होगा। लॉर्ड लिट्टन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा नियम बनाया था अंग्रेजों ने, जैसे बंगाल का विभाजन किया था 1905 में करजन के समय में, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो ग्रुप था वो जो है उदारवादी विचारधारा से जो संबंधित नेताओं थे उनका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को अपनाया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आंसर होगा आपका? तो याद रखना है विपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट थे। क्या थे? उग्रवादी विचारधारा के नेता थे विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, याद रखिएगा। और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के नेता थे, उदारवादी, ठीक है, उदारवादी नेता थे फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। आया समझ में? तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई थी? ठीक है, तो आंसर करेंगे किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि लेने के दौरान अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ठीक है, तो याद रखना है बीना दास, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? बीना दास, ठीक है। बीना दास जो कि महिला क्रांतिकारी थी, उन्होंने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, याद रखेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानी कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं थे? आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे स्वाधीनता सेनानी थे जो सशस्त्र संघर्ष से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो आंसर करें इनमें से कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो स्वतंत्र संघर्ष से संबंधित नहीं थे, मतलब जो सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो आंसर कर देंगे। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? विपिन चंद्र पाल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सशस्त्र संघर्ष से कौन संबंधित नहीं थे? तो आप जानते हैं यहां पे विपिन चंद्र पाल आंसर होंगे।
आंसर करेंगे, आंसर क्या हो सकता है इसमें, तो विपिन चंद्र पाल याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी विपिन चंद्र पाल सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं थे, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। आंसर करेंगे, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना था। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना था, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मैजिनी को स्थान दिया था। लाला लाजपत राय जी के राजनीतिक गुरु मैजिनी, याद रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गांधी जी के गुरु कौन, जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो याद रखना है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, ठीक है, एम जी रानाडे, याद रखिएगा। ठीक है, तो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम जी रानाडे, याद रखिएगा। समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, लाला लाजपत राय जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मैजिनी, याद रखिएगा। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। आंसर करेंगे, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। ठीक है, तो आंसर करें, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो याद रखना है लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में जतिन दास को क्या बनाया गया था, बंदी बनाया गया था। तो याद रखिएगा जतिन दास को लाहौर कंस्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, 1929। ईयर याद रखना है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1929 में। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, 1929 में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे पेशावर षड्यंत्र कब हुआ था, तो ये 1922-23 में हुआ था। पेशावर षड्यंत्र कब हुआ था, 1922-23 में हुआ था। पेशावर षड्यंत्र हुआ था 1922-23 में। अगर आपसे पूछे मेरठ षड्यंत्र, तो मेरठ षड्यंत्र हुआ था 1929 से 1933 तक, ये चला था 1929 से 1933 तक चला था मेरठ षड्यंत्र। ठीक है, और चटगांव साजिश इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, लाहौर कंस्पिरेसी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और चटगांव साजिश भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है चटगांव साजिश कब हुआ था। ठीक है, चटगांव साजिश कब हुआ था, तो 1933 में हुआ था चटगांव साजिश। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे आपको याद रखना है, पूछेगा कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे, बंदी बनाए गए थे, याद रखेंगे। अब देखिए यहां पे आपसे पूछेगा मेरठ षड्यंत्र के बारे में, तो याद रखिएगा 20 मार्च 1929 को, 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर से 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। जिसके बाद क्या हुआ था, याद रखना है मेरठ षड्यंत्र केस चला था। ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो 20 मार्च 1929, यानी 1929 से 1933 तक चला था, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, और लाहौर षड्यंत्र केस से आपको क्या याद रखना है, तो याद रखना है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास जी को भी गिरफ्तार किया गया था, और जतिन दास ने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो लाहौर षड्यंत्र केस आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष हड़ताल पर रहा, उनका नाम क्या था। एक ऐसे महान क्रांतिकारी जो 24 साल अलग अलग जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से कुछ विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष तक भूख हड़ताल पर रहे, उनका नाम आपको बताना है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे जतीन्द्र नाथ दास, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े जतिन दास के बारे में, आपको याद रखना है जतिन दास जी को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था, और भूख हड़ताल पर बैठे रहने के कारण 64 दिन तक लगातार भूख हड़ताल करने के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि भूख हड़ताल पर लगातार 64 दिन भूख हड़ताल पर रहने के कारण जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो जतिन दास की। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि 24 साल अलग अलग जेलों में व्यतीत किए और कुल मिलाकर 2.5 वर्षों तक वह भूखे रहे। ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। समझ में आया।
तो आंसर क्या होगा? जोगेश चंद्र चटर्जी। तो याद रखिएगा जोगेश चंद्र चटर्जी। जोगेश चंद्र चटर्जी 24 साल अलग अलग जेलों में व्यतीत किए और उन्होंने कुल मिलाकर 2.5 वर्ष तक भूख हड़ताल पे रहे वो। तो ये आपका आंसर होगा जोगेश चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। और जतिन दास, याद रखिएगा भूख हड़ताल के दौरान जेल में मृत्यु। ठीक है, भूख हड़ताल के दौरान जेल में मृत्यु। अगर आपसे पूछे भूख हड़ताल के दौरान जेल में किनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो आप आंसर करेंगे जतिंद्र नाथ दास। भूख हड़ताल के दौरान जेल में निधन। तो भूख हड़ताल के दौरान जेल में किनका निधन हो गया? तो याद रखिएगा जतिंद्र नाथ दास। जतिंद्र नाथ दास को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। भूख हड़ताल पर 64 दिन ये बैठे थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? आपको बताना लाहौर षड्यंत्र कांड में कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी नहीं हुई थी। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर करेंगे। देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पे लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। ठीक है, और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 3 व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बटुकेश्वर दत्त जी को फांसी की सजा नहीं दी गई थी, यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है लाहौर षड्यंत्र कांड में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी। कब मिला था फांसी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद हुए थे, याद रखना है 23 मार्च 1931 ईस्वी। और 23 मार्च को हम लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की शहीदी दिवस भी मनाते हैं। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र कांड में शामिल होने के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी, याद रखिएगा। और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आंसर करेंगे, सभी जानते हैं आप लोग, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किन्होंने कहा है? तो आप जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपका आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा यह लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा कब दी गई, तो याद रखिएगा काकोरी कांड में। काकोरी कांड में, काकोरी ट्रेन डकैती में ये शामिल थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, काकोरी कांड में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, और काकोरी कांड में शामिल होने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1925 में हुआ था काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को, याद रखिएगा। अगला सवाल, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर करेंगे, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक जी, याद रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। और आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, और इनसे जो सवाल बनता है एग्जाम में, आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की, और 1895 में छत्रपति शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तो अगर आपसे पूछे गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किनके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? ठीक है, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आया? इसके अलावा आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कौन कौन सा पत्रिका चलाया गया था? केसरी और मराठा पत्रिका चलाया गया। तो ये भी आपको याद ही होगा, केसरी पत्रिका किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने। मराठी पत्रिका किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा होम रूल आंदोलन किन्होंने चलाया? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो केसरी और मराठा पत्रिका का संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक जी
थे। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? आंसर करेंगे मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो याद रखना है आपका सही आंसर क्या होगा, 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, याद रखेंगे। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कौन से ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी को लंदन में जाके मारा था। ठीक है, तो लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था, तो उधम सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि लंदन में जनरल डायर को किसने मारा, तो याद रखना है 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था उधम सिंह ने, याद रखिएगा। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य जालियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य जो दोषी थे वो कौन थे? माइकल डायर ही थे। ठीक है, याद रखना है, और इसी का बदला लिया था उधम सिंह जी ने, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका यहां पे आंसर क्या हो गया, उधम सिंह। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली से मारा था उधम सिंह जी ने, याद रखेंगे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। उसी बीच जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का, जिसके कारण बहुत सारे निहत्थे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां पे आपका आंसर हो गया उधम सिंह, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, आपको बताना है। तो आसान सवाल है, कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन से नेता थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी आप जानते हैं नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे। ठीक है, समझ में आया। और अरविंद घोष जो थे कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे। तो आंसर क्या हो गया, अरविंदो घोष। ठीक है, तो आपको याद रखना है अरविंदो घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष गरम दल से संबंधित क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? आपको बताना है इनमें से कौन उग्रवादी नेता थे। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे उदारवादी नेता थे। लेकिन अरविंदो घोष उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। तो आपका आंसर होगा अरविंदो घोष उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे नरम दल के नेता थे, जबकि अरविंदो घोष गरम दल या उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, याद रखेंगे। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? आपको बताना इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं थे। तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, मदन लाल उग्रपंथी थे, उधम सिंह उग्रपंथी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना है उदारवादी विचारधारा के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? आंसर करेंगे किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो फटाफट आंसर करें, भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं मैडम भिकाजी कामा। याद रखना है मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो आप जानते हैं मैडम भिकाजी
रुस्तम कामा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैडम भिखाजी कामा या मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, और एनी बेसेंट जी के बारे में आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी महिला में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी थी आपको याद है तो बताएंगे। एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, तो याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया या नीचे लिख दें? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अगर आपसे पूछे सरोजनी नायडू से सवाल, तो आपको याद रखना है आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी सरोजनी नायडू आपको बताना है। ठीक है, सरोजनी नायडू, समझ में आया? सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1925। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। और अगर पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला में, तो याद रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। समझ में आया? ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो गया भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन। फिर आपसे सरोजनी नायडू से पूछेगा, तो याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन के दौरान। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? आंसर करेंगे नेशनल एजुकेशन वाज द प्रोजेक्ट ऑफ। राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? तो फटाफट आंसर करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादियों की परियोजना थी राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा जो है किनका विचारधारा से जुड़ा था? तो याद रखना उग्रवादियों की परियोजना थी राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी जो गरम दल के जो नेता थे, उनकी सोच थी राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां हुआ? आंसर करेंगे मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? कराची में। वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था मुस्लिम लीग का पहला? कराची में। तो मुस्लिम लीग का पहला वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक है, 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट, आपको बताना इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो पहला तो सवाल बना कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। किनके द्वारा? तो आप जानते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। और कौन थे बताएं? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां जी के द्वारा 1906 ईस्वी में
की गई थी। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे किया गया था? तो ढाका में। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां जी के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 डेट पूछे तो ये भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप जानते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन डी 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे संस्थापक किसे माना जाता है, मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखना है मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है सलीमुल्लाह खां को। मुस्लिम लीग का संस्थापक किन्हें माना जाता है? सलीमुल्लाह खां को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मुस्लिम लीग के संस्थापक माने जाते हैं सलीमुल्लाह खां को। और अगर आपसे पूछे मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो आप दोनों ये सवाल याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां जी के द्वारा की गई थी, और मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है सलीमुल्लाह खां को। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां को माना जाता है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मुस्लिम लीग का संस्थापक, याद रखना है, मुस्लिम लीग का संस्थापक आगा खां को माना जाता है, जबकि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह खां और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और 1907 में आपको पता है क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन, आपको याद होगा 1907 का सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इसमें क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, तो पूछेगा 1907 का सूरत अधिवेशन। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? तो याद रखना है, कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, यानी गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डॉक्टर रास बिहारी बोस। 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी। और 1907 के सूरत अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बंट गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1905 का याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1905 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्षता हुआ था किसने किया था, पूछता है एग्जाम में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, याद रखना है, 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। समझ में आया? तो याद रखना है 1905 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन, 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और 1905 में क्या हुआ था? तो बता दीजिए 1905 में क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटा था 1905 ईस्वी में, याद है आपको? तो 1905 में क्या हुआ था बताएंगे? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, याद रखिएगा। और उसी समय बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, याद रखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन, याद रखिएगा, और 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? आपको बताना है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना मुस्लिम लीग का हुआ था 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को। तो 30 दिसंबर 1906 को स्थापना हुआ, तो पहला जो वार्षिक अधिवेशन होगा तो वो तो 1907 में ही होगा ना, क्योंकि फिर तो 1 जनवरी आ जाएगा, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी। समझ में आ रहा है ना? तो स्थापना अगर पूछेगा मुस्लिम लीग का स्थापना, तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था पहला वाला, ये 1907 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। तो इस चीज को याद रखना है, ढाका आंसर नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, स्थापना हुआ था ढाका में,
स्थापना हुआ था ढाका में। स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। लेकिन 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? कराची में। तो ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? आपको बताना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? देखिए, एक चीज याद रखना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको याद रखना, अगर ऑप्शन में दोनों नाम रहे, ऑप्शन में अगर दोनों नाम रहे तो आप क्या क्या याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक किसे कहा जाता है? थोड़ी देर पहले आपको बताएं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह खां को माना जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक किसको माना जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है सलीमुल्लाह खां को। और पहला अध्यक्ष किसको माना जाता है? आगा खां को। समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की और ऑप्शन में दोनों नाम रहेगा आगा खां और सलीमुल्लाह खां, तो आप आंसर करेंगे सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों के द्वारा किया गया, लेकिन सलीमुल्लाह खां का विशेष योगदान था, इसलिए सलीमुल्लाह खां को संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां। समझ में आया? एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर करना है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे आगा खां, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और यहां पे एक और व्यक्ति हैं सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां के बारे में आपको बताना है, सर सैयद अहमद खां जी के बारे में। तो याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन, तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखना है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने, ठीक है, सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम धर्म में फैले बुराइयों को दूर करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो इन्होंने ही, सर सैयद अहमद खां जी ने ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये भी सवाल बहुत पूछता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? याद है, 1864 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो 1864 कलकत्ता। ठीक है, तो याद रखना है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा 1864 में कलकत्ता में किया गया था, याद रखिएगा। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो सर सैयद अहमद खां। बहुत यहां से भी सवाल पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेगा अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खां। कब? 1864 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा 1875 में सर सैयद अहमद खां ने 1875 में सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की या स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, इसी का नाम बाद में 1920 ईस्वी में चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो लिख देते हैं हम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1875 में, याद रखना 1875 में इन्होंने क्या किया था? 1875 में इन्होंने मोहम्मदन, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, ये पूछेगा आपसे, तो याद रखना है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या स्कूल की स्थापना किसने की? तो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खां। अब इसी का नाम जो है बदल दिया गया। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में बदल दिया गया और इसी का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। समझ में आया? तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां। समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना, यहाँ पे विश्वविद्यालय लिखे हैं शॉर्ट में। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां, क्योंकि उसी का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक किसे माना जाता है, तो नवाब सलीमुल्लाह खां को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ठीक है, यहाँ पे 1906 होगा। 1906 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। ठीक है, या क्या आया था, 1906 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, सही से बताइए, 1906 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था या 1909 में आया था या 1919 में आया था। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी, वो आपको बताना है। तो आंसर कीजिए। 1906 में शिमला में मिले 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। ठीक है, और इसी के बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, याद रखिएगा। तो याद रखना है 1906 में मार्ले मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल मिले थे और उन्होंने प्रार्थना की थी मिंटो से कि आप जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना करें। समझ में आया। तो 1906 में मुसलमानों के द्वारा, याद रखना है 1906 में मार्ले मिंटो से शिमला में कुछ मुसलमानों के द्वारा शिष्टमंडल के तहत प्रार्थना की गई थी कि आप मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना करें। और इसी के बाद 1909 में क्या होता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म होता है। तो कहानी की तरह याद रखना है, 1906 में रिक्वेस्ट किया गया मार्ले मिंटो, 1906 में मिंटो से रिक्वेस्ट किया गया और 1909 में क्या होता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म होता है। 1909 में क्या होता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट यही है। आपसे पूछेगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस साल आया था, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। अब ये तो एक नाम है, जिसका दूसरा नाम क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1909। याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1909 में आया, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा 1909 में जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, तो याद रखना है ये मिंटो, जो पीछे नाम है मिंटो, कौन थे, वायसराय थे, मिंटो वायसराय थे। याद रखना है वायसराय। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, मिंटो। तो पूछेगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म के समय में भारत के वायसराय कौन थे, मिंटो। और मार्ले कौन थे, तो याद रखना है मार्ले कौन थे, पता है तो बताइए मार्ले कौन थे। तो मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, मार्ले भारत के राज्य सचिव थे, याद रखना है। ठीक है, मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, उस समय वायसराय थे मिंटो और मार्ले भारत के राज्य सचिव थे, याद रखिएगा। और 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछता है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत 1909 में किया गया था। और इसका रिक्वेस्ट कब किया गया था, तो 1906 में। समझ में आया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि 1906 में ठीक है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग की थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय मिंटो को दिए गए ज्ञापन की मांग क्या थी। ठीक है, अब बताइए 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय मिंटो को दिए गए ज्ञापन की मांग क्या थी, तो ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन मंडल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा से लिखा भी है, तो आपको याद रखना है 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय मिंटो को पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के तहत एक, मतलब उनसे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। ठीक है, अगला सवाल, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको बताना है मुस्लिमों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आंसर करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले, याद रखना है, मुस्लिम
वर्ग के लिए या मुस्लिमों के लिए, ठीक है, भारत के मुस्लिमों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल याद रखिएगा। तो कवि और राजनीतिज्ञ चिंतक मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, और इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर मोहम्मद इकबाल ने 1930 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहां पर द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो मुस्लिमों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन बी। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया? तो याद रखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कौन सा अधिवेशन था? तो यह भी आपको याद रखना है, 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन पूछेगा आपसे। 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन। अब कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन आंसर मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना है मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन, ऐसे याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन। समझ में आया? मुस्लिम लीग का 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। फिर आपसे पूछेगा कि मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार कब दिया? तो 1930 ईस्वी में दिया। समझ में आया? फिर पूछेगा कौन सा अधिवेशन में दिया? तो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा देता है, आपसे पूछेगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? समझ में आ रहा है? द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी याद रखना है, मोहम्मद इकबाल ने दिया। ठीक है, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी मोहम्मद इकबाल ने दिया। याद रहेगा? ठीक है, तो याद रखना है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बताना है मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र का, एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी, मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए, ऐसा जो विचार है कौन से अधिवेशन के दौरान आया था? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ें कि 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान। तो याद रखना है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो आप जानते हैं मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले रखा था। याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो आंसर करेंगे सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है, के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल कवि भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। याद रखिएगा। ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था, आंसर करना है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कैम्ब्रिज पैम्फलेट? कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था? तो आंसर करेंगे कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था? तो याद रखना है कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर आर वी लाइव आवर पेरिस फॉरएवर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये किसने दिया था आपको पता है? कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली। ठीक है, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था और उनके द्वारा ही कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था, तो नाउ और नेवर आर वी लिव आवर पेरिस फॉरएवर। तो याद रखिएगा, नाउ और नेवर आर वी लिव
और ठीक है पेरिस फॉरएवर ये जो है कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था, याद रखिएगा। ठीक है, आवर होगा यहाँ पे, आवर। ठीक है, तो नाउ और नेवर, आर वी लीव आवर, पेरिस फॉरएवर, याद रखिए कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो नाउ और नेवर, बस यही याद रखना, नाउ और नेवर पैम्फलेट। ठीक है, कैम्ब्रिज पैम्फलेट क्या था? नाउ और नेवर। किसने लिखा? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं किन्होंने लिखा, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। नाम क्या था उनका? चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रहमत अली। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। तो अगर आपसे पूछेगा पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो पाकिस्तान नाम जो है किसने दिया? चौधरी रहमत अली। ठीक है, अगर आपसे पूछे पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ठीक है, और इन्होंने ही पाकिस्तान नाम दिया, पाकिस्तान शब्द दिया, याद रखिएगा। और नाव और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने नाव और नेवर पैम्फलेट लिखा था। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा आंसर ना। हाँ, चौधरी रहमत अली ऑप्शन सी में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाव और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? चौधरी रहमत अली। याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जनक कौन थे? तो याद रखना है चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जनक कौन थे? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा, याद रखिएगा। अगला सवाल, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस एक अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अभिव्यक्त किया, एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? ठीक है, तो याद रखना है कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1940। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष वही थे, तो याद रखना है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और इसमें उन्होंने विचार दिया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। समझ में आया? तो मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने विचार दिया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है, याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन सी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किन्होंने कहा है? तो आप सभी जानते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा है? और कांग्रेस की किस अधिवेशन में कहा है? अगर आपको पता है तो आप ये भी आंसर करें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के महान व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपको याद है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन के दौरान, ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, याद रखिएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक जी ने, याद रखना है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात कहा था। तो ये आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में कहा, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। कब दिया था? तो याद रखना है 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। याद है ना आपको? अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। लिख लीजिएगा आप अच्छे से, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, और इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, याद रखेंगे। तो आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट करें।
होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता कौन थे? होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता कौन थे? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा, ठीक है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है, होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो आंसर करेंगे होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। अब आपको यहां पे लगेगा एनी बेसेंट भी होम रूल आंदोलन से जुड़ी हैं, तिलक जी भी जुड़े हुए थे, तो आपको यहां पे आपको हो सकता है एग्जाम में दिक्कत हो जाए। लेकिन आपको अभी एक चीज बताए ना कि होम रूल लीग आंदोलन जो था वो आयरलैंड की तर्ज पर भारत में शुरू किया गया था, और आप जानते हैं एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, तो होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले शुरू किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। याद रखिएगा, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, समझ में आया? तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो एनी बेसेंट ने मद्रास में, ठीक है, एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना श्री एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और तिलक जी के बारे में याद रखना है, तिलक जी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र था इसमें, मतलब क्षेत्र बटा हुआ था। ठीक है, कि एनी बेसेंट मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करती है, और तिलक जी कहाँ पे पूछेगा, तिलक जी कहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करते हैं? तो पता है तो बताएंगे, तिलक जी कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना करते हैं? तो आंसर करेंगे पूना में। याद रखना है, पूना में। ठीक है, पूना में तिलक जी के द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तिलक जी के द्वारा पूना में, याद रखना है, पूना में होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और तिलक जी का जो कार्य क्षेत्र था वो था कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया था, और साउथ इंडिया में होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन चलाया गया, और तिलक जी के द्वारा पूना में 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। ठीक है, और शुरुआत किसके द्वारा किया गया? श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। याद रखना है, एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में आयरलैंड से भारत आई थी। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका चलाया गया था। तो अगर आपसे पूछे न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट। मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होता था, संपादन तिलक जी ने किया। केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? तिलक जी ने। तो मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन तिलक जी ने किया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट ने किया। याद रखिएगा। ठीक है, भाषा भी पूछेगा तो आपको याद रखना है, मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में और केसरी पत्रिका मराठी भाषा में पब्लिश किया गया था तिलक जी के द्वारा। तो होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दें। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। तो अभी हम लोग पढ़े कि अलग अलग, शुरू तो अलग अलग जगह किया गया था, जैसे एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जी ने पूना में होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था। लेकिन आपको पूछ रहा है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में कब मिला दिया गया? तो 1916 में तो स्थापना ही किया गया। ठीक है, तो कौन सा ऐसा साल है जब तिलक जी द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को साथ कर दिया गया, मिला दिया गया? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका बताएंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1918। ठीक है, तिलक जी और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था 1918 में। तो याद रखना है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था 1918 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग था। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल आंदोलन का स्थापना किया गया था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा पूना का जो क्षेत्र है, वहां पे पूना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने अपना होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और बाद में मिला लिया गया 1918 में, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया?
होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आप जानते हैं एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो पहली बार शुरुआत किसने किया? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरुआत किया था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने भी होम रूल आंदोलन किया था, ठीक है, लेकिन शुरू किसने किया था? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य कब कहा जाने लगा? तो होम रूल आंदोलन शुरू करने के कारण। तो याद रखना है होम रूल आंदोलन शुरू करने के कारण लोकमान्य का उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? तो होम रूल आंदोलन चलाने के दौरान। याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य का उपाधि दिया गया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़े नहीं थे? आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी, बीजी तिलक जी भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब बोल रहा है कौन सा व्यक्ति था जो होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन सी आर दास, चित्तरंजन दास जी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। तो याद रखना है चित्तरंजन दास होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो देखिए होम रूल लीग में शामिल कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग में शामिल थे, एनी बेसेंट जी भी होम रूल लीग में होम रूल आंदोलन में शामिल थे, और एम सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल लीग की स्थापना में इनका भी योगदान था, लेकिन टीएस अलकाट का योगदान नहीं था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर का योगदान था, लेकिन इनका योगदान नहीं था अलकाट का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुआ? आपको बताना है कौन से ऐसे मुस्लिम नेता थे जो कि, ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग में शामिल हुआ था, ठीक है। अच्छा सवाल पूछ सकता है, तो आंसर करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल होते हैं। तो पूछेगा कौन सा मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुआ? तो मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा शुरुआत किए गए होम रूल लीग में शामिल हुए थे, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे, याद रखिएगा, आंसर बी नंबर। अगला सवाल, इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका नाम भी आपको बताना है किनके द्वारा किया गया, और बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो याद रखना है श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। चान्हू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किन्होंने किया था? आंसर करेंगे चान्हू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किन्होंने किया था? आप जानते हैं चान्हू दड़ो है कहाँ? तो याद रखना है चान्हू दड़ो जो है पाकिस्तान में है। चान्हू दड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है चान्हू दड़ो। और चान्हू दड़ो का खोज किसने किया था? तो अगर पूछता है खोज किसने किया, तो याद रखना है चान्हू दड़ो की खोज एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। चान्हू दड़ो की खोज एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी, ठीक है। एन गोपाल मजूमदार ने 1934 ईस्वी में चान्हू दड़ो की खोज की थी, आप याद रखेंगे। और उसी के एक साल बाद 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके द्वारा यहाँ उत्खनन का काम करवाया गया था। तो याद रखेंगे कि चान्हू दड़ो पाकिस्तान में है, और चान्हू दड़ो की खोज का श्रेय एन गोपाल मजूमदार को जाता है, और चान्हू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मेके यानी अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया था। समझ में आया? तो याद रखेंगे अर्नेस्ट मेके द्वारा चान्हू दड़ो के उत्खनन का काम करवाया गया था। और चान्हू दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिला है। तो अगर आपसे पूछेगा एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंट मिला है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंट मिला है, ठीक है, एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंट मिला है, तो आपको याद रखना है चान्हू दड़ो, ठीक है।
एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंट मिला है कौन सा स्थल है? तो याद रखना है चान्हू दड़ो एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिला है और चान्हू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मैके के द्वारा किया गया है। ठीक है, और चान्हू दड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि चान्हू दड़ो जो है ये औद्योगिक केंद्र था, चान्हू दड़ो जो है औद्योगिक केंद्र था ऐसा माना जाता है। और अर्नेस्ट मैके को यहाँ से मतलब चान्हू दड़ो से मनका बनाने का कारखाना और भट्टी का खोज किया था उन्होंने, तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो है औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। तो याद रखिएगा चान्हू दड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, चान्हू दड़ो एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिला। चान्हू दड़ो का खोज किसने किया? तो एन गोपाल मजूमदार ने। और चान्हू दड़ो के उत्खनन का श्रेय किनको जाता है? अर्नेस्ट मैके को जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? आंसर बताना है, किन्होंने सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल किया? इंडस सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो सही आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। याद रखना है कि सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का यूज किया था। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? याद रखेंगे कि सर जॉन मार्शल। ठीक है, और सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। समझ में आया? तो इसको आप याद रखिएगा। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता में कुछ प्रमाण मिले थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका व्यापक क्षेत्र देखने को मिलता है। रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावाली, रंगपुर और भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ से कुछ न कुछ सबूत मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता है ये सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता तक सीमित नहीं है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है और ये हड़प्पा के आसपास काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर बोले सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखना है। और सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता लिख दे रहे हैं। आपसे पूछ सकता है इसका पूर्वी भाग कहाँ तक फैला हुआ था, इसका पश्चिमी सबसे पश्चिमी भाग कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है, इसका उत्तरी भाग सबसे कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। तो आपको याद रखना है सबसे उत्तरी पूछेगा तो मांडा। देखिए मांडा क्या है? सबसे उत्तरी भाग है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो मांडा। कहाँ है? मांडा नॉर्थ में है। देखिए ये नॉर्थ है ना। मांडा कहाँ पे है? तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? मांडा, जो कि याद रखना है कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सबसे पूर्वी भाग। सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो आप बताइए। सबसे पूर्वी याद रखना है आलमगीरपुर। कहाँ पे है? आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। और ये कौन सा पार्ट है? तो पूर्वी पार्ट है, तो ईस्टर्न पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कहाँ मिला है, तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर से मिला है और ये उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूछेगा तो दैमाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, तो दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखना है दैमाबाद महाराष्ट्र में है। समझ में आया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल पूछेगा तो दैमाबाद आपको याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूछेगा तो सुतका गेंडोर। ठीक है, समझ में आया? तो सुतका गेंडोर याद रखना है, ये क्या है? बलूचिस्तान में है, यानी पाकिस्तान में है। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा, सबसे पश्चिमी सीमा कौन सा है, सुतका गेंडोर में मिला है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूछेगा तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर, कहाँ पे है सुतका गेंडोर, तो बलूचिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में है, दैमाबाद याद रखना है। समझ में आया? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा कि सिंधु, यहाँ से पूछ सकता है एक सवाल और बहुत अच्छा, कि सैंधव सभ्यता का पता किसने लगाया था। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता को ही बोला जाता है सैंधव सभ्यता। ठीक है, सैंधव सभ्यता का पता किसने लगाया था,
तो याद रखना है सेंधव सभ्यता का पता चार्ल्स मैसन ने लगाया था। किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का पता लगाया था 1826 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सेंधव सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 ईस्वी में एक पुस्तक उन्होंने लिखा था, उसी में उन्होंने ये जिक्र किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था, याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा सवाल यहाँ से बन सकता है कि सिंधु सभ्यता, ये तो समझ में आ गया, इसको आप याद रखिए। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। और अगर पूछेगा कि किसने खोजा था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, किसने खोजा था। तो आपको पता होगा कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, और उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन कर हड़प्पा का पता लगाया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार ठहराया? ठीक है, तो आंसर करना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इंद्र को जिम्मेदार ठहराया? तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का तो बहुत सारा कारण कहा जाता है, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है। ठीक है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मत दिया। किन्होंने कहा बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, किन्होंने कहा बाह्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, कुछ ने कहा आर्य के आक्रमण के कारण, कुछ ने कहा बाढ़ बहुत ज़्यादा होने के कारण, यानी बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया। किसी ने बाढ़ को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने इंद्र को जिम्मेदार ठहराया, इंद्र भगवान को, किसी ने आर्यों के आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने मलेरिया महामारी जैसे प्राकृतिक आपदा को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र भगवान को किसने जिम्मेदार ठहराया? तो सही आंसर क्या होगा? याद रखना है सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार ठहराया था, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो याद रखना है द फर्स्ट पर्सन टू रीच मोहनजोदड़ो। अब जो पहली बार गया होगा वही तो मोहनजोदड़ो का खोज किया होगा, यानी इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। समझ में आया? इनडायरेक्टली सवाल पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, जो पहली बार गया होगा वही खोज किया होगा। तो आंसर क्या होगा बता दीजिए आप। और ये कहाँ पे है मोहनजोदड़ो, ये भी आपको बताना है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के याद रखना है सिंध, पहले तो याद रखिएगा पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध के लरकाना जिला में है, याद रखना है पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिला में है। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिला में है। समझ में आया? ये याद रखिएगा। और याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। आ रहा है समझ में? सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, कब? 1922 ईस्वी में। समझ में आया? तो मोहनजोदड़ो सबसे पहले कौन गया था? याद रखना है मोहनजोदड़ो सबसे पहले राखलदास बनर्जी गए थे, यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। और आपको पता ही होगा कि मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार मिला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार मिला है। साथ ही साथ बहुत सारा चीज़ यहाँ से मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है। ठीक है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मिट्टी का तराजू मिला है, इसके अलावा ईंट का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारा चीज़ मिला है, वृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, समझ में आ रहा है? मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से आपको ये भी याद होगा कि जो यहाँ के जो लोग थे वो तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे, और तांबा और टीन मिलकर कांसा बनता है, आप जानते ही हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी, 1922 ईस्वी, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है,
तो होगा V.A. स्मिथ। याद रखना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन कौन थे? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? V.A. स्मिथ। ठीक है, तो याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स। और कौन नहीं थे? तो नहीं कौन थे? V.A. स्मिथ। समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा की खोज आप जानते ही हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। लिख देते हैं, हड़प्पा पूछेगा तो हड़प्पा आपको याद रखना है। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे है हड़प्पा? हड़प्पा कहाँ पे है बताइए? इंडिया में है कि पाकिस्तान में हड़प्पा? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे याद रखना है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। याद रखना है, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। ठीक है, और यही यहाँ पे देखिए लिखा है M.A. वत्स। M.A. वत्स मतलब माधव स्वरूप वत्स। तो माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में किया गया था, यानी ये तो इन्वॉल्व थे ही थे। समझ में आया? तो याद रखना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। और हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। और सिंधु सभ्यता के बारे और मोहनजोदड़ो के बारे में आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी लिखा है, R.D. बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी। समझ में आया? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। समझ में आया? और ये भी याद रखना, इसमें K.N. दीक्षित का भी योगदान था। समझ में आ रहा था? हम क्या देख रहे हैं कि पहले तीन व्यक्ति जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं, याद रखना है। ठीक है, तो संबंधित कौन नहीं था? तो याद रखना है V.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे। आया समझ में? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीयों के नाम हैं। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े हुए दो भारतीय व्यक्ति कौन हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ठीक है, यहां पे आप इनको तो गलत कर सकते हैं, जॉन मार्शल तो अंग्रेज थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप कहीं फंस सकते हैं, तो आंसर कीजिएगा। बी.वी. राव तो नहीं थे। ठीक है, आंसर आप बताइए अब आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन देखिए अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय व्यक्ति, ठीक है, तो आप याद रखें राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, बहुत अच्छा सवाल है। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्ति थे। अब कैसे याद कीजिएगा? तो राखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, राखलदास बनर्जी ने किनका खोज किया था? तो याद रखना, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। किसका? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा दयाराम साहनी, यहाँ पे आप देखिए दयाराम साहनी का नाम है। दयाराम साहनी जी ने किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। समझ में आया? तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय व्यक्ति थे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत का लरकाना जिला यानी पाकिस्तान में है। और हड़प्पा पूछेगा तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट मिल सके। प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। आंसर करेंगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो बहुत अच्छा सवाल है, आंसर करें। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। आपको पता होगा कि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुरातात्विक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि भारतीय पुरातात्विक, अच्छे से लिख लेंगे आप, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे अगर पूछ देगा?
तो याद रखिएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। कब? 1921 ईस्वी में। और इन्हीं के समय में याद रखना है जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर हड़प्पा का पता लगाया था। समझ में आया? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई जो हुआ था उस समय में पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। और इन्हीं के अंडर में दयाराम साहनी जी ने उत्खनन कर हड़प्पा का खोज किया था, याद रखिएगा। और इस प्रकार हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा? तो आप याद रखिएगा। और आपको ये भी चीज याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारा सवाल आपका पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस प्रकार का सभ्यता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था जिसका ज्ञान इनके बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण के अनुकूल ये लोग जो घर बनाते थे, नगर जो इन लोगों का बना हुआ था वो पर्यावरण के अनुकूल बना हुआ था। जल निकासी का उत्तम सुविधा था। ठीक है, सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा अच्छा मतलब अच्छा बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने तभी के ज़माने में अपने नगर को विकसित किया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, आपको नाम बताना है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। समझ में आया? याद रखना है सर जॉन मार्शल ही तभी पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, है ना? तो याद रखना है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर हड़प्पा का पता लगाया था। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाए कौन थे? सर जॉन मार्शल। यानी सर जॉन मार्शल को लगा कि यहाँ से जो है बहुत सारा चीज मिल सकता है, तो इस एरिया को हमें क्या करना चाहिए? उत्खनन करना चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए याद रखना है, वही चीज पूछ रहा है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पहले पुरातत्वविद जिनको हड़प्पा के महत्व के बारे में पता चला वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। समझ में आया? तो याद रखना है सर जॉन मार्शल के निर्देश पर ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, सबसे पहले ध्यान हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर खींचा गया। ठीक है, आंसर करना है सबसे पहले ध्यान हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर खींचा गया। ये किसने कहा है? ठीक है, या बोल सकते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर खोज किसने किया? ठीक है, तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में ही सैंधव सभ्यता का पता लगाया था, जिसका उन्होंने एक किताब में जिक्र किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान किसने दिया था? तो चार्ल्स मेसन ने ध्यान दिया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति थे इससे जुड़े हुए, जैसे सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ठीक है, जे.पी. जोशी, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले हड़प्पा के विशाल टीलों के बारे में किसने बताया? चार्ल्स मेसन ने बताया। और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विद्वान लोग थे उनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया, चार्ल्स मेसन, सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने सैंधव सभ्यता का पता लगाया था। अगला सवाल, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? आपको बताना है पक्की मिट्टी का हल कहां से मिला है। ठीक है, पक्की मिट्टी का हल कहां से मिला है? तो सही आंसर क्या होगा? बनावाली। याद रखिएगा, बनावाली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। अगर पूछता है पक्की मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो बनावाली से याद रखना है कि पक्की मिट्टी का हल मिला है। ये तो ठीक है, लेकिन आप पूछेगा बनावाली कहां पे है, तो याद रखना है बनावाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। तो याद रखना है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है बनावाली। और बनावाली की खोज किसने किया था? खोज अगर पूछ देगा तो याद रखना है R.S. बिस्ट। खोज किसने किया था? R.S. बिस्ट। ठीक है, R.S. बिस्ट।
बनावाली की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है बनावाली हरियाणा राज्य में है और बनावाली की खोज RS बिस्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और यहाँ याद रखना है यहाँ पे मिट्टी का बना हल मिला है, तो पक्की मिट्टी का हल बनावाली से मिला है। बनावाली हरियाणा में है और बनावाली की खोज RS बिस्ट के द्वारा की गई थी। बनावाली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। पूछेगा जौ कहाँ से मिला है, तो बनावाली से भी अधिक मात्रा में जौ मिला है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से और भी आपका सवाल बन सकता है, जैसे लोथल। लोथल आप जानते हैं लोथल कहाँ पे है, तो याद रखना है लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात। और गुजरात के कहाँ पे है, तो याद रखना है गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। ठीक है, अहमदाबाद जिले में, तो ये आपको याद रखना है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है लोथल भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तो ये बहुत पूछता है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ महत्वपूर्ण केंद्र था। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित था, याद रखना है। और लोथल की खोज किसने किया था, तो लोथल की खोज आपको बताना है लोथल का खोज किसने किया था, तो याद रखना है SR राव। ठीक है, SR राव द्वारा लोथल की खोज की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और लोथल एक बंदरगाह था, तो याद रखना है लोथल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। याद रखना है लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था तभी के टाइम में। ठीक है, लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह था, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सब सवाल आप याद रखिएगा। लास्ट में आपको जो होगा इंपॉर्टेंट सवाल जो भी छूट जाएगा क्वेश्चन में वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो याद रखना है बनावाली। बनावाली से पक्की मिट्टी का हल मिला है, याद रखेंगे। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आंसर करें, इनमें से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा शहर जो है या कौन सा स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? बनावाली, है ना। बनावाली आपका सही आंसर होगा, तो याद रखिएगा बनावाली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, याद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए और भी सवाल आपका बन सकता है। मोहनजोदड़ो आप समझ गए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर आपसे पूछ सकता है, तो आलमगीरपुर याद रखना किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर पूछेगा लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है और लोथल की खोज SR राव के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है और राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, याद रखेंगे। तो कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावाली। बनावाली कहाँ पे है? हरियाणा में है और बनावाली की खोज RS बिस्ट के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? यानी रंगपुर जो है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, आप जानते हैं कि रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछेगा रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बसा हुआ था, तो रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये जो रंगपुर है ये कहाँ पे है? पंजाब के रोपड़ जिला में है या फिर गुजरात के अहमदाबाद जिला में? कहाँ है? कमेंट कीजिए। दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पंजाब में है या गुजरात में है। सौराष्ट्र लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आंसर करना है कि कहाँ पे है। रंगपुर जो है ये कहाँ पे था, क्योंकि रंगपुर और रोपड़ दो जगह हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो रोपड़ आपको याद रखना है पंजाब में है, ठीक है, और रंगपुर पूछेगा तो सौराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, याद रखना है रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे बसा हुआ था और रंगपुर का खोज किसने किया था? तो SR राव। याद रखना है रंगपुर की खोज SR राव के द्वारा की गई थी। और रंगपुर कहाँ बसा हुआ प्रमुख शहर था? तो याद रखना है रंगपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, रंगपुर कहाँ बसा हुआ था? सौराष्ट्र में। अब ये सौराष्ट्र है कहाँ है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। तो याद रखना है
कि रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख हड़प्पा सभ्यता का स्थल था और रंगपुर की खोज एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। और रंगपुर कहाँ पे है, तो याद रखेंगे रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, सौराष्ट्र में है, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अच्छा, पंजाब में याद रखना है, पंजाब में क्या, रोपड़, ये बहुत पूछता है, पंजाब में रोपड़ किस नदी के किनारे था रोपड़ सभ्यता, अगर पूछेगा रोपड़ जो है स्थल किस नदी के किनारे था, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ याद रखना है कि सतलज नदी के किनारे था। और रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में, पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ था, आपको याद रखना है। और पूछेगा रोपड़ का खोज किसने किया, तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ की खोज की गई थी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपड़ जिला में, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में क्या है, पूछता है राजस्थान में कौन कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिला है, याद है, तो एक तो कालीबंगा याद रखना है, कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा। ठीक है, तो याद रखना है कि कालीबंगा जो है राजस्थान में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा जो शहर था ये बसा हुआ था। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा बसा हुआ है और ये राजस्थान में था। ठीक है, आया समझ में। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा की खोज बी लाल और बी के थापर के द्वारा की गई थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित था। तो यहां से आपका सही आंसर क्या होगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां था, सौराष्ट्र में था, याद रखना है। ठीक है, तो प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, चावल की खेती के प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, आपको बताना है चावल की खेती का जो सबूत है किस हड़प्पा स्थल से मिला है। ठीक है, तो आंसर करें, चावल की खेती के प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर। ठीक है, याद रखना है रंगपुर से चावल का जो है खेती का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, रंगपुर आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारा स्थल है जहां से कुछ ना कुछ मिला है, उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या सबूत मिला है, एक तो वृहद स्नानागार आप जानते हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये भी आपको पता होगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो याद रखना है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य ये पूछ सकता है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा से भी आपको याद रखना है क्या क्या मिला है। तो पहला तो आपको याद रखना है, एक पूछता है शंख का बना बैल, शंख का बना बैल कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। गेहूं और जौ का दाना भी यहाँ से मिला है। ठीक है, समझ में आया, गेहूं और जौ का दाना कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। गेहूं और जौ का दाना हड़प्पा से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रंगपुर तो आपका आंसर होगा चावल की खेती के लिए, रंगपुर जो है रंगपुर से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा जगह है जैसे चान्हू दड़ो से क्या मिला है, चान्हू दड़ो से वक्राकार ईंट मिला है। ठीक है, चान्हू दड़ो से वक्राकार ईंट मिला है, याद रखना है। कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से याद रखना है कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी मिला है कालीबंगा से। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कालीबंगन से क्या मिला है, तो कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कहाँ है, राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का साक्ष्य। ठीक है, तो याद रखना है कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। इसके अलावा कालीबंगन से मिट्टी का खिलौना भी मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कांच और मिट्टी का चूड़ी भी मिला है। लेकिन याद में एग्जाम में जो ज़्यादा पूछता है यही कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो याद रखना है कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कांच और मिट्टी की चूड़ी मिला है और खिलौने का मतलब मिट्टी का खिलौना का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके अलावा लोथल पूछेगा, तो लोथल के बारे में आप सब जानते हैं कि लोथल जो है बंदरगाह था। लोथल क्या था, बंदरगाह था, और लोथल से चावल और बाजरा का साक्ष्य भी मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, और सुरकोटडा पूछेगा, तो सुरकोटडा याद रखना है, वहां पे एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला था सुरकोटडा में। ठीक है, समझ में आया। अब बनवाली पूछेगा, तो बनवाली याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हल की आकृति याद रखना है, बनवाली में हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने।
ठीक है, कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा चावल की खेती के प्रमाण किस हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं? तो रंगपुर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को सपोर्ट कीजिए ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? आंसर करेंगे इनमें से कौन सा ऐसा पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? ठीक है, तो आंसर करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा बताइए, आंसर इसका क्या होगा? तो अच्छा सवाल है ये, याद रखना है। देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था? तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका निरूपण नहीं हुआ था, वो आपसे पूछ रहा है, जहां से उसका सबूत नहीं मिला है। ठीक है, तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। बहुत सारा सवाल हो सकता है, जैसे आप जानते हैं पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गाय, आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछा है कौन सी पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं था? तो गाय का आपको याद रखना है। बाकी जो तीनों यहाँ पे है उसका निरूपण यहाँ पे देखने को मिलता है। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि गाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से देखिए और भी आपको सवाल याद रखना है। यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगर किस पद्धति पर बनाया था? तो ग्रिड पद्धति के आधार पर घर का निर्माण किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, वृक्ष पूजा का प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखिएगा। और वृक्ष पूजा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और स्वास्तिक चिन्ह आप जानते हैं ना, तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। यानी जो स्वास्तिक चिन्ह है इसका भी ये जो देन है ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही देन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान का पूजा स्वास्तिक चिन्ह के द्वारा उनका उपासना किया जाता होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। समझ में आया? ये चीज़ भी याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आपको बताना है भारत में चांदी का साक्ष्य जो है कहां से मिला है? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता, याद रखेंगे। भारत में हड़प्पा सभ्यता से चांदी के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन देखिए ये तो ऐसे ही आप गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में हो सकता था यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएं, लेकिन वैदिक टेक्स्ट लिखा है ना, ठीक है, साक्ष्य लिखा है ना, तो याद रखना हड़प्पा संस्कृति से। याद रखना है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है। आंसर करेंगे हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? यानी किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा स्थल जो है ये खोजा गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, किस नदी के किनारे हड़प्पा का सर्वाधिक संकेंद्रण प्राप्त हुआ था? तो याद रखना घग्गर नदी के किनारे। सही आंसर क्या होगा? घग्गर और हाकरा नदी। ठीक है, तो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो थे उसका संकेंद्रण देखने को मिलता है। समझ में आया? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल थे उसका संकेंद्रण कहाँ मिलता है? घग्गर और हाकरा नदी के किनारे मिलता है।
ठीक है। और यहाँ से ये नदी के किनारे जो है ये भी पूछता है ना, ठीक है, इसको बता देते हैं अगर, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है तो ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक से बता देते हैं, क्योंकि वैसे तो आप याद रख सकते हैं लेकिन ट्रिक से थोड़ा बता देते हैं। नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल, कौन कौन सा स्थल था नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का? ठीक है, आप याद रखिएगा लोभी, लोभी, लोभी याद रखिएगा। लोभी से क्या हो गया, याद रखना है, लोभी से हो गया लोथल, क्या हो गया, लो से हो गया लोथल, याद रखना है लोभी, लो से हो गया लोथल, और भी से हो गया भोगवा नदी। समझ में आया, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? लोथल भोगवा नदी के किनारे। तो लोभी यानी लोथल भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, फिर आपको याद रखना है, बाद में हम सेंटेंस लिख देंगे। मौसी, मौसी याद रखना है, मौसी यानी ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मौसी मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी के किनारे। समझ में आया? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे। याद कैसे किए? मौसी, तो मौसी यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं हरा, हरा से क्या होगा, लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे, जगह कम है। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए, हरा से क्या होगा, हड़प्पा, हड़प्पा, हौ से हड़प्पा हो गया, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अगर याद नहीं होगा तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं आप, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है ना। ठीक है, हड़प्पा, रावी नदी, हरा। इसके अलावा याद रखना है कंघा, कंघा, कौ से क्या होता है, कालीबंगन, जानते हैं आप लोग। ठीक है, कंघा, तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। बहुत अच्छा ट्रिक है और इससे आराम से आप आंसर कर सकते हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? घग्गर, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन, तो कंघा, कालीबंगन, घग्गर नदी। ठीक है, इसके अलावा रमा, रमा याद रखना है, रमा से क्या होगा, रंगपुर, रौ से रंगपुर हो जाएगा, तो रमा रंगपुर, रंगपुर, रौ से रंगपुर, और माँ से क्या हो गया, मादर नदी के किनारे। समझ में आ रहा है? तो ये सब सवाल आपको याद रखना है, मादर नदी के किनारे। तो रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर मादर नदी के किनारे है, रमा याद रखिएगा। इसके अलावा एक और यहाँ से याद रखना है, रोस, रोस, रोस से क्या होगा, तो रोस से हो जाएगा रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है, आप जानते हैं पंजाब के रोपड़ में रोपड़ है, पंजाब के रोपड़ जिला में रोपड़ सभ्यता था, मतलब रोपड़ स्थल था। और ये किस नदी के किनारे? सतलज नदी, पंजाब में सतलज नदी है, आप जानते हैं ना, तो यहाँ से याद रखना है सतलज। ठीक है, तो रोज से क्या होगा, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। समझ में आया? पूछेगा रोपड़ किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ पे था? तो रोपड़ कहाँ था? पंजाब में था, तो पंजाब के रोपड़ जिला में रोपड़ स्थल था, और रोपड़ स्थल सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ स्थल का खोज यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है बस, ठीक है, बस यानी बनवाली, बनवाली। ठीक है, बनवाली किस नदी के किनारे था? बनवाली, तो बनवाली याद रखना है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस से हो गया बनवाली, बनवाली हरियाणा में है ना। बनवाली कहाँ पे है? तो याद रखना है बनवाली आपका हरियाणा के हिसार जिला में है, लिख लीजिएगा अगर दिक्कत है तो। हरियाणा, बनवाली हरियाणा में है, याद रखना है। बनवाली हरियाणा में था, मतलब हरियाणा में बसा हुआ था बनवाली, और बनवाली जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, याद रखना है। कहीं कहीं रंगोई देगा, रंगोई नदी, तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बनमाली, बनमाली जो है हड़प्पा के हिसार जिला में है, और बनमाली रंगोई नदी के किनारे था और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए इस सेंटेंस को आप लिख लीजिएगा, अगर आपसे पूछता है सेंटेंस लिख लीजिएगा, कौन सा सेंटेंस था? तो लोभी, पूरा सेंटेंस याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। लोभी मौसी, लोभी मौसी हरा कंघा, तो ये तो एक जगह हो गया, लोभी मौसी हरा कंघा। ठीक है, लोभी से क्या हो गया, लोथल भोगवा, मौसी से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हरा से क्या हो गया, हड़प्पा रावी नदी, कंघा से क्या हो गया, कालीबंगन घग्गर नदी, याद हो जाएगा। ठीक है, तो लोभी मौसी हरा कंघा। उसके बाद याद रखना है रमा रोस बस, रमा रोस बस, तो बस इतना आपको आराम से याद हो जाएगा। तो बस यही ट्रिक है, इसको आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, कि लोभी मौसी हरा कंघा, एक जगह हो जाएगा लोभी मौसी हरा कंघा। दूसरे सेंटेंस में आप याद रख सकते हैं रमा रोस बस, या फिर उसी में भी याद रख सकते हैं। तो रमा से क्या हो जाएगा, रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोस से क्या हो जाएगा, तो रोपन सतलज नदी के किनारे। समझ में आया? बस से क्या हो जाएगा, बनमाली सरस्वती नदी के किनारे। समझ में आया? तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख हड़प्पा स्थल आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और किनके द्वारा खोजा गया ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इन सब सवालों को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग क्लास को।
अगला सवाल, हड़प्पा में दाह संस्कार की मुख्य विधि थी। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में यानी हड़प्पा में दाह संस्कार का मुख्य विधि क्या था। ऑप्शन नंबर ए दाह संस्कार, ऑप्शन नंबर बी कलश को भूमिगत रखना, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के पात्र में शव का विस्तारित अंत्येष्टि, ऑप्शन नंबर डी स्थल की पहचान के लिए स्मारकों का निर्माण करना। ठीक है, तो आंसर करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो दाह संस्कार का मुख्य विधि क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में शव को जलाने और गाड़ने दोनों का प्रथा जो था वहां पे, हड़प्पा सभ्यता में शव को जलाने का भी प्रथा था और दफनाने का भी प्रथा था। ठीक है, यहां आंसर होगा दाह संस्कार। और ध्यान से सुनिएगा, ये तो समझ में आ गया। और यहां से याद रखना है, अगर थोड़ा डिटेल में पूछेगा तो आपको याद रखना है हड़प्पा में जो था शव को दफनाया जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। ठीक है, तो याद रखना है जैसा सबूत मिला है उस हिसाब से। ठीक है, याद रखना है हड़प्पा में क्या मिला है, शवों को दफनाने का या जलाने का, याद रखना दफनाने का। ठीक है, शवों के दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, शवों को दफनाने का प्रचलन था, ऐसे याद रखिएगा हड़प्पा में शवों को दफनाने का प्रचलन था और मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रचलन था। अगर ज़्यादा डिटेल में पूछेगा तो ये याद रखना है। ठीक है, जलाने का प्रचलन। समझ में आया? तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने, मतलब बोल सकते हैं शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों ही प्रथा प्रचलित था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि भी मिला है, लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि भी मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है। तो सही आंसर क्या होगा बता दीजिए। प्री हड़प्पा, पाक हड़प्पा काल की है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों का जो किलाबंदी है वो किस काल में हुआ था? तो पाक हड़प्पा काल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो आंसर करेंगे हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो सही आंसर क्या होगा? बदखंसा, याद रखेंगे बदखंसा। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात जो है बदखंसा क्षेत्र से होता था। ठीक है, तो ये सब भी कभी कभी पूछा जाता है, व्यापार से रिलेटेड सवाल, तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि व्यापार से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल है जो पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात बदखंसा क्षेत्र से होता था। ठीक है, और सैंधववासी जो हैं याद रखना मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े का हड्डी मिला है, घोड़े का स्थल पूंजी मिला है, मतलब बोल सकते हैं घोड़े का अस्थि पूंजी मिला है, यानी हड्डी मिला है, अवशेष मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा लाजवर्द मणि का आयात बदखंसा क्षेत्र से होता था, याद रखिएगा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था? आंसर करेंगे हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी, तो पक्की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण जो है वो किस विधि से किया जाता था? आंसर करेंगे हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो आप सोच सकते हैं उतने समय में, उतने पहले, मतलब आज से इतना साल पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी से मूर्ति बनाया जाता था। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर कर दें। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा सी, चुटकी विधि, पिंच मेथड। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जो है पिंच विधि के द्वारा किया जाता था। और सबसे ये तो सवाल याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का मान कहाँ से कहाँ तक माना गया था, तो आप याद रखिएगा रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का काल अगर पूछेगा तो 2500 ईसा पूर्व से
ठीक है, 1750 ईसा पूर्व। आप जानते हैं हिस्ट्री में बहुत सारा चीज अपवाद का विषय होता है, क्योंकि पूरा पूरा साक्ष्य मिलता नहीं है। तो याद रखना है कार्बन डेटिंग विधि जो होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग, तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा पता किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक फली फूली थी। लेकिन हाल में, समझ में आ रहा है, ये चीज आपको याद रखना है, यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान थी और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्वता अवस्था में थी। लेकिन हाल में फिर अभी एक प्रयोग हुआ है, उसमें पता चला है कि यह सभ्यता जो है लगभग 8000 साल पुरानी है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी का खोज होगा तो सुधार होगा इसमें और सही चीज पता चल सकता है। तो याद रखना है, नवीन शोध के अनुसार पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग 8000 साल पुरानी है और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्व स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है और सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इससे पता भी चलता है कि इस सभ्यता में 4 प्रजाति निवास करती थी: भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति और मंगोलाइड प्रजाति यहाँ पे पाए जाते थे। और सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे, आप याद रखिएगा। और पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। कभी पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो आकार याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का आकार था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, याद रखना है। समझ में आया? एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा टफ है लेकिन पूछता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है धोलावीरा, याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है। धोलावीरा आपसे पूछ सकता है, धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे है बता दीजिएगा। धोलावीरा याद रखना है गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में। तो अगर पूछता है धोलावीरा कहाँ पे है, तो धोलावीरा याद रखना है गुजरात के कच्छ जिला में धोलावीरा है। ठीक है, और धोलावीरा की खोज JP जोशी के द्वारा की गई थी, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है, याद रखिएगा। और धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान मिला है। तो अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान कहाँ से मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा एकमात्र खेल का मैदान। ठीक है, सबूत पूछेगा तो एकमात्र खेल का मैदान। ठीक है, एकमात्र खेल का मैदान। तो अगर पूछेगा एकमात्र खेल का मैदान, ठीक है, कहाँ से मिला है, तो याद रखना है धोलावीरा से। आया समझ में? तो याद रखिएगा धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम या खेल का मैदान मिला है। धोलावीरा गुजरात में है, कच्छ जिला में है, याद रखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं एक ही समय में क्या होता है, कोई राज्य जो है ज़्यादा डेवलप है, कोई राज्य कम डेवलप है, एक ही समय में होता है कि नहीं। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां आज भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है और कुछ क्षेत्र आज ही के टाइम में देखिए बहुत सारा शहर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप हो चुका है ना। तो एक ही जनरेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ क्षेत्र जो था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था और कुछ क्षेत्र से बहुत सारा सबूत मिला है, कुछ क्षेत्र से नहीं मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह करेंगे कि कोई भी टॉपिक में डाउट होता है, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना होगा या जिसमें प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रेगुलर रहिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविज़न होगा और ज़्यादा रिविज़न होने के कारण आपको जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप क्लास को सपोर्ट करेंगे, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए आपसे अगले सेशन में मिलते हैं। आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।